हेलो। तो भज्जा कैसे हैं आप सब जने? अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छे हो? तो आप सब जने सोच रहे होंगे कि मैं इस भाषा में बात क्यों कर रही हूँ। तो मेरा जो पिछला वीडियो था और जो मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बनाया था, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट था, मोटिवेशनल वीडियो था। उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी सी अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज़ कर दिया था। तो मेरे सभी फ्रेंड्स को वो वाली भाषा मेरी बहुत पसंद आई है और उनकी सभी की डिमांड है कि आप अपना क्लासेस लोकल लैंग्वेज में पढ़ाइए अपनी बुंदेलखंडी में। तो भैया हमने कही तुम्हारे लिए ही बना रहे हैं वीडियो, खाना वाने की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे लिए ही बना रहे हैं, तो तुम्हें पसंद आना चाहिए, तो हम वही में पढ़ाने लगेंगे। हमें क्या दिक्कत है, हमें तो और अच्छी बात है कि हम आपके विश्वास पर खरे उतर रहे हैं। मतलब विश्वास पे कैसे, आप विश्वास देख के ही हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो और आप जो डिमांड रख पा रहे हैं हम उसको पूरी कर पा रहे हैं, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जो भी डिमांड रखना चाहें आप, और तो वो हम पूरी कर रहे हैं। वो अच्छी खुशी, मतलब खुशी की बात है हमें तो चलिए हम अपनी भाषा में पढ़ाना शुरू करते हैं। और और थोड़ी थोड़ी सी हमें हंसी भी आने लगती है अपनी भाषा पर, लेकिन फिर भी हमें प्राउड फील होता है अपनी भाषा पर, लोकल लैंग्वेज पर। और मैं तो यही चाहूँगी अपनी लोकल लैंग्वेज को मेरे द्वारा अगर बढ़ावा दिया जाए, जिस प्रकार से मैं चाह रही हूँ कि जो अपनी लोकल लैंग्वेज है, मतलब अपनी क्षेत्रीय भाषाएं, वो देखेंगे आप एक शहरीकरण या फिर एक पश्चिमी दौर के चक्कर में विलुप्ति सी होती जा रही हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों के ही हाथ में हैं कि हम उसको, क्षेत्रीय भाषाएं हुई, क्षेत्रीय कुछ कल्चरल होते प्रोग्राम होते हैं जो कि पहले से चले आ रहे थे, लेकिन अभी अभी हम देखेंगे शहरीकरण नगरीकरण के दौर में वो चीज़ें विलुप्त सी होती जा रही हैं। गाँव में भी थोड़ी थोड़ी ग्रामीण लेवल पर ये चीज़ें देखने मिल जाती हैं। गाँव में थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे प्रोग्राम होते रहते थे, बच्चों के भी कुछ कुछ बारिश के टाइम पर, अलग अलग टाइम पर से बहुत मज़ा आता था, हम भी खेलते थे वो कुछ कुछ प्रोग्राम। और तो वो चीज़ें भी विलुप्त होती जा रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत प्राउड फील होता है इन चीज़ों में, अगर आप इन चीज़ों को बढ़ावा जितना भी हो सके आप बस अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को एक बचाने की कोशिश करो। हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, क्योंकि देखते जा रहे हैं आप, हमारी जो संस्कृति थी जिसके लिए हमारा भारत पूरे विश्व में एक अलग ही छाप बनाए हुए, मतलब एक अलग ही पहचान बनाए हुए है। तो वो एक विलुप्त सी होती जा रही, लोगों में पश्चिमीकरण का दौर समाते जा रहा है भैया। मैं भी थोड़ा थोड़ा पश्चिमी रंग में रंगी हुई हूँ। तो जैसे पहनावे से ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, लेकिन अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलती हूँ। और तुम्हें सभी भी यही दिक्कत नहीं, मतलब यही प्रयास करना है कि अपनी संस्कृति को जितना बचा सको, जितना उसको प्रोत्साहित बढ़ावा दे सको उतना दो। इतना प्राउड फील होगा कि वो आप ही समझ सकते हैं। खैर मुझे अभी अच्छा लगता है कि आप लोगों ने मेरी भावना की कदर की। मैंने जिस भाषा में बोला आपने वो भाषा बहुत पसंद की, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और रही कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं तुम्हारे फेस पर हमेशा मुस्कुराहट रहती, हंसी रहती है। तो एक बात बोलें, अगर आप कोई भी काम खुशी खुशी और एक मुस्कुराहट के तौर पर करेंगे, मतलब फेस पर थोड़ी सी मुस्कान मुस्कान रखेंगे, हर काम आपका आसान हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहेंगे तो ऐसे ही हंसी खुशी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं रहेंगे तो भी, भाई मैं तो बता रही हूँ कि मेरे साथ रहेंगे तो भी हंसते ही रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं भी रहो खुश रहो। और चलिए तो फिर पढ़ते हैं हम लोग। आज हम थोड़ा सा अलग पढ़ने वाले हैं, मतलब कैसे अलग पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, पढ़ तो रहे हैं मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी हम पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के जो आधुनिक मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम से जो सेनानी संबंधित थे, हमने भी पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब कि देखेंगे मध्य प्रदेश के मैप वाइज अध्ययन करेंगे। तो एक मैप के थ्रू पहले मैं आपको जो समझा दूं, तो ये इससे आपको सब चीज़ समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जिनसे पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं और हम भटक जाते हैं, मतलब हमारा दिमाग भटक जाता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ हैगी। तो देखते हैं हम वो चीज़ें, पहले हम इसमें पढ़ लें और मध्य प्रदेश अच्छे से ही कवर करना है, और ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। फिर मैं अगर आपको नोट्स से पढ़ाऊँगी, ये भी मेरे नोट्स सही तो उसमें क्या रहेगा, कोई भी चीज़ अगर मैं बोल दूँगी ना, तो
आपके दिमाग में जल्दी क्लिक कर जाएगी, मतलब क्लिक कर जाएगी कि हाँ यार वो चीज़ वहाँ पे हैगी। तो चलिए अपनी पढ़ाई को आसान बनाया जाए और मज़े मज़े में पढ़ा जाए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में क्या बोला था, बस अपने तरफ से प्रयास करना मत छोड़िए, पढ़ते जाओ। बाकी मज़े मज़े में पढ़ाई करवाने के लिए मैं बैठी हूँ ना, आपको पता नहीं चलेगा कब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है। मैं MPPSC का ही प्रयास करने वाली हूँ और अदर एग्ज़ाम के बारे में मैं ज़्यादा नहीं नॉलेज है मुझे। हाँ बस जहाँ से आप ये पूरी चीज़ें कवर ज़रूर करवा दूँगी कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम कर लो तैयार, तो निकालने का पूरा चांसेस हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो चलें फिर अपन पढ़ाई शुरू कर दें। तो चलिए ठीक है, करते हैं, क्या करते हैं, मध्य प्रदेश के में 22 अध्ययन, ठीक है, देखते हैं पर। तो देखिए हम लोग पहले पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के, पहले देखते हैं हम लोग संभाग और जिले। तो देखें 10 संभाग हैं, कितने हैं, 10 संभाग और 52 जिले। देखते हैं संभाग कौन कौन से हैं। अब एक बात और बता दूं मैं, ये जो डॉट वाला निशान है वो सब संभाग को डिनोट कर रहा है, ठीक है, बाकी फिर ये अंतर्गत उनके जिले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से संभाग हैं। तो पहला है चंबल संभाग। चंबल संभाग के अंतर्गत आप देखेंगे जो येलो टाइप से थोड़ा सा क्रीमी कलर है, मतलब क्रीमी कलर है, वो पूरा चंबल संभाग में आता है। ये है चंबल संभाग। चंबल संभाग में आप देखेंगे ये 3 जिले आ रहे हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर, ठीक है, ये चंबल संभाग के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर हम देखें ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग ये है, ये ग्वालियर संभाग, ये क्षेत्र पूरा ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे, दूसरा संभाग हो गया। फिर देखते हैं तीसरा कौन सा है, उज्जैन। ये है उज्जैन संभाग, ठीक है, तो ये है उज्जैन संभाग के अंतर्गत आ रहे हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, इंदौर संभाग, उसी के पास में है इंदौर संभाग, ये इंदौर है। फिर हम उसके बाद देखते हैं कौन सा है, भोपाल। चलिए हम भोपाल में चलते हैं। आज मैं पूरा मध्य प्रदेश घुमा देती हूँ धीरे धीरे, सब चले हैं तो साथ में बने रहिए हमारे। तो ये है अपना भोपाल संभाग। फिर देखें कौन सा संभाग आगा, ये है नर्मदापुरम संभाग। होशंगाबाद कोई पुराना नाम, मतलब नया नाम नर्मदापुरम कर दिया था, है ना, होशंगाबाद को नर्मदापुरम कहा जाता है। तो जो है वो नर्मदापुरम संभाग। फिर देखें कौन सा है वो, सागर संभाग है वो, तो जो सागर संभाग आगा। और उसके बाद एक और बच्चे यहाँ पे, ये रीवा संभाग है वो। फिर ये शहडोल, और जो कौन से, जबलपुर, ठीक है, काउंट कर लें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए 10 संभाग। चलिए तो अपन ने घूम लिया पूरा मध्य प्रदेश। भैया अब अपन आगे बढ़ते हैं ना, ये अपन ने पढ़ लिए संभाग के बारे में। अब देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। अगला है मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य होंगे और उनकी सीमाएं होंगी। तो चलिए पड़ोसी राज्य और सीमाएं, तो पहले हम आपको पड़ोसी राज्य बता दें कौन कौन से हैं। चलिए पड़ोसी राज्य की बात करें तो ये है राजस्थान, उत्तर पश्चिम में राजस्थान और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पर देखें पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में गुजरात। फिर और देख रहे हैं आगे और कौन सा आएगा। फिर है छत्तीसगढ़ और फिर है महाराष्ट्र दक्षिण में। तो दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में महाराष्ट्र है। तो ये इसके राज्य हैं, देखेंगे तो बताते हम आपको दोबारा से। उत्तर में अगर इस प्रकार से मान लें, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है और दक्षिण में महाराष्ट्र है गो, और पश्चिम में गुजरात है गो, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगा था, ठीक है। अब देखते हैं अपन अंतर्वर्ती जिले और सीमावर्ती जिले। तो पहले हम अंतर्वर्ती और सीमावर्ती जिले बता दें तुम्हें कैसे होते हैं, मतलब काय से बोलते हैं। तो चलिए देख लीजिए, सीमावर्ती जिलों की बात करें अगर अपन, तो सीमावर्ती जिले 35 हैं, 35 हैं सीमावर्ती जिले। अब सीमावर्ती जिले कौन से होते हैं, जिनकी सीमा कोई और दूसरे राज्यों से लगती है, जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से लगती है। जरा रुकिए, जरा थोड़ा सा डिस्टरबेंस आगा बीच में, हमें थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा आपकी क्लास को। तो फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं हम लोग।
कहाँ पढ़ रहे थे, सीमावर्ती जिले कौन से होते हैं, ऐसे जिले जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से लगा थे वो होते हैं सीमावर्ती जिले, और जिन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों से नहीं लगे वे होते हैं अंतर्वर्ती जिले। यानी कि वो मध्य प्रदेश के देखेंगे तो इनकी कितनी संख्या आएगी, सीमावर्ती जिलों की संख्या 35 है। सीमावर्ती जिलों की संख्या की बात करें तो कितनी है, 35 है, 35 हैगी। और अंतर्वर्ती जिलों की बात करें तो 17 आएंगे। ठीक है, तो ये इनके जिले होगा। अब देखें ये कौन कौन से जिले हैं सीमावर्ती और अंतर्वर्ती जिले की बात करें तो। सीमावर्ती जिले देखो, भिंड, मुरैना, श्योपुर, भिंड, दतिया, शिवपुरी। उत्तर में होगा ये, और भी हैंगे, गुना है, अशोकनगर है। तो जिनकी सीमा देखो उत्तर में कहाँ लग रही है, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश से लग रही है। और जहाँ बात करें तो अपन जहाँ लग रही है राजस्थान से, किसकी, मुरैना की लग रही है, श्योपुर की लग रही है, भिंड, शिवपुरी और गुना यहाँ पर। फिर देखें तो राजगढ़, और जहाँ देखें तो मंदसौर, नीमच, तो और जहाँ पर भी और देखें तो फिर ये रतलाम और जो झाबुआ, जहाँ तक सीमा लगते है राजस्थान से लग रही है। अब जहाँ की बात करें अपन तो जहाँ लग रही है मुरैना की भी लगा था, मुरैना की दोनों से लगते, एक तो राजस्थान को सीमा को भी टच कर रहा है और यूपी को भी। ठीक है, फिर जहाँ से भिंड, दतिया और जहाँ निवाड़ी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, थोड़ा सा पन्ना, सतना और रीवा, और उसके बाद सिंगरौली। तो जिनकी सीमा लग रही है ये उत्तर प्रदेश से। तो और यहाँ पे अपन देखें तो बीच में है ग्वालियर। याद रखिए ग्वालियर की सीमा कोई से राज्य से नहीं लगे, ग्वालियर की सीमा कोई से राज्य से नहीं लगे, यानी कि वह अंतर्वर्ती राज्य है। फिर हम बात करें तो यहाँ पर झाबुआ, तो यह लग रही है गुजरात से। फिर देखें यहाँ पर शहडोल, ढिंडोरी, तो यहाँ है कि छत्तीसगढ़, जहाँ छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करेंगे जी। देखो गुजरात से दो राज्यों की, दो जिलों की सीमा लगती है, एक है झाबुआ की और अलीराजपुर, यानी कि सबसे कम सीमा कौन से लग रही है, गुजरात से। और यहाँ देखें हम महाराष्ट्र से कौन कितने जिलों की लग रही है, तो बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सॉरी हम आगे निकल गए ज़्यादा, हाँ जहाँ तक लगते हैं बालाघाट तक। ठीक है, तो बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, इनसे सीमा लगते है कि महाराष्ट्र की। और फिर जहाँ से बात करें अपन बालाघाट की, तो बालाघाट की सीमा दो जगह लग रही है, एक तो जा साइड लग रही है महाराष्ट्र से और जा साइड लग रही है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो ये थे अपने सीमावर्ती जिले। अब अपन बात करें अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से होंगे, अंतर्वर्ती जिले देख लो तो फिर तुम देखो भैया, अंतर्वर्ती जिले देखें तो ऊपर देखो तो हमने ग्वालियर है, ग्वालियर तो बता ही दो। तो फिर देखो जहाँ पे हमने विदिशा, विदिशा भी अंतर्वर्ती जिला है। अपन लोग विदिशा जिले के ही हैं, मतलब जो लोग, बाकी और भी आप लोग कहाँ कहाँ के होंगे मुझे नहीं पता, खैर मैं तो विदिशा जिले की होंगी। फिर देखें तो उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, जबलपुर, ये हो गए अपने अंतर्वर्ती जिले। इनकी सीमा कोई राज्य से नहीं लग रही, आप खुद ही देख लो, बिल्कुल कोई राज्य छू रहे हैं का, ये नहीं ना, बिल्कुल अंदर रहेंगे। और इधर जा भी जाकर तीनों और जिलों से घिरे है, ग्वालियर भी जाके भी कोई से नहीं लग रही सीमा। चलो फिर अपन और अब देखते हैं, आप जाके बात क्या पढ़ेंगे अपन, देख लीजिए आपने अंतर्वर्ती जिले। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे आगे, देखते हैं आगे कहाँ थे वो। अब हम बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कहाँ है, उसको ज्योग्राफिकल एरिया कहाँ है मध्य प्रदेश को, वो देख ले रहे हैं हम, है ना। तो हम देखें सबसे पहले भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसका देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं पहले, है ना। रुकिए जरा, पूरा मैप नहीं आ पा रहा है। यहाँ देखो 21 डिग्री, मोबाइल की स्क्रीन छोटी पड़ रही है, मैप नहीं आ रहा पूरा, चलो कोई ना आ जाएगा। देखो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 26 डिग्री 30 मिनट
उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो कितने है मध्य प्रदेश को 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अब अगर हम उसकी देशांतरीय विस्तार की बात करें, देशांतरीय विस्तार कितना है वो, तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, इसको देशांतरीय विस्तार है, याद रखिएगा। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से वो, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना। तो जो इसको अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। अब हम बात करें अगर इसकी कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजर रही मध्य प्रदेश की, कर्क रेखा की बात करें तो मध्य प्रदेश के जे 14 जिलों से होकर गुजरती जी है। देव कर्क रेखा जा रही है ना, हम कर्क रेखा भी घुमा दें आपको, वैसे तो आपने देखी हुई है, भोपाल से ही निकली है अपनी। तो देखो रतलाम पहला, दूसरा उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, भोपाल, फिर नवा कौन सा सागर, रायसेन, 10 वो दमोह, फिर जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ठीक है भैया। तो हो गए होंगे याद। अब कह रही हमें समझ रही रोबोट, बिल्कुल जो बोले हमने वही रट लिया। तो देखो यहाँ से अगर पश्चिम से अपन बात कर लें पूरब तक की, सबसे पहले रतलाम, फिर उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल चले गए, विदिशा चले गए, रायसेन चले गए, सागर चले गए। तो वैसे भी आप जैसे भी याद कर सकते होंगे, जैसे ये दोनों जिले तो पास पास में आ रहे हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं तो उज्जैन ऐसा पूछने बात करने लगते हैं यार, हाँ हाँ वो पास पास हैं, तो यानी कि रतलाम, आगरमालवा, उज्जैन पास में। अपन अगर भोपाल को नाम लें तो फिर 2-3 चीज़ें खट्टी आ जाती अपने साथ भोपाल में, और सागर भी वही के पास, रायसेन भी भोपाल के पास पड़ेगा, चलो सीहोर भी भोपाल के पास पड़ेगा, और विदिशा भी भोपाल के पास पड़ेगा। तो ये 3 हो गए हमें याद। फिर अपन यहाँ थोड़ा सा जैसे हमने बात करी पूर्वी जिलों की बात कर रहे हैं हम, जैसे शहडोल को नाम आया तो चलो उमरिया भी उसके ही पास पड़ेगा, और जबलपुर को नाम आता है तो फिर कटनी साथ में लगे आ जाते हैं, तो जबलपुर कटनी को नाम साथ में आ जाता है। फिर अगर सागर को नाम आता है तो फिर दमोह उसके साथ में लगे आता है, तो सागर दमोह को नाम आगा। तो इस प्रकार से आप एक दूसरे को लिंक बिठा के इन लोगों को मतलब इन जिलों को याद कर सकते हैं ना। तो ये हो गई थोड़ी सी याद करने की टेरेक हैगी है। अब देखें अगर अपन इनके सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी जिलों की बात करें तो देखो अगर हम पूर्वी जिले की बात करें जाकर, पूर्वी जिले कौन से मध्य प्रदेश को, तो वो है मुरैना। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है वो, मुरैना। अगर हम इसके दक्षिणी जिला, सॉरी मैं पूर्वी बोल रही हूँ, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है जाकर, मुरैना है। उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना। अगर हम इसके सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो कौन सा है, बुरहानपुर। सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो कोई यहाँ पे बालाघाट ही लगाया जाता है, लेकिन बालाघाट से और भी ज़्यादा सीमा दक्षिण में विस्तार है बाकी है कि बुरहानपुर की, है ना। तो बाबा से कन्फ्यूजन नहीं होना अपने, वहाँ से बुरहानपुर ही रखने हैं ना। तो बुरहानपुर, क्योंकि बुरहानपुर में दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, याद रखिए। तो सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर। फिर अगर हम इसकी पूर्वी जिले की बात करें, पूर्वी जिला कौन सा है वो, सिंगरौली। कौन सा पूर्वी जिला, सिंगरौली। सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो वो है वो अलीराजपुर। सबसे पश्चिमी जिला है वो अलीराजपुर। तो ये याद रखिए। तो 2 चीज़ें हमने देख ली हैं, 3 चीज़ें देख ली हैं। अक्षांश देशांतरीय विस्तार कितना था, 26 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर हमने जिनके कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजर रही थी वो भी देख लिया हमने। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणी जो जिले हैं वो उनकी भी बात कर ली। चलिए, तो ये हो गए मध्य प्रदेश की, हमने भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लिया, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और बन जाता है जहाँ से मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के कहाँ से गुजर रही है ना, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक रेखा है। मानक समय जिससे समय ज्ञात किया जाता है वह गुजरती है सिंगरौली से होती हुई जाती है। और जो कि अगर आप बात करें तो जहाँ से पूरब से पश्चिम में मध्य प्रदेश के समय में भी अंतर पाया जाता है। समथिंग 34 मिनट को अंतर है वो पूरब से पश्चिम के समय में, आधा घंटा मान लेते हैं। तो जैसे कि जहाँ 34 मिनट या आधे घंटा पहले सूरज उग जाएगा पूरब में, और जहाँ
आधे घंटा बाद में उगे है ना। तो जो समय डिफरेंस पाया जाता है मध्य प्रदेश में, टाइम जोन बोल रहे थे जैसे। चलिए, तो ये हो गए अपने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी। चलिए अब देखते हैं अपन आगे, देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक आता है। 2 चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब देखें मध्य प्रदेश के भू आकृतिक प्रदेश कौन से होंगे। भू आकृतिक प्रदेशों की बात करें, मध्य प्रदेश को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो जो है वो उत्तर में देखें तो मध्य भारत का पठार, आपने ये पढ़े तो ही हैं, मध्य भारत का पठार। फिर देखें जहाँ पे, तो आगे बढ़ेंगे तो मालवा का पठार आ जाएगा। विंध्याचल श्रेणी मालवा के पठार से होकर गुजर रही हैगी। फिर जहाँ देखें तो बुंदेलखंड को पठार आ जाएगा, जो बुंदेलखंड को पठार है कुछ इधर है, थोड़ा सा यहाँ पर है, अपन बुंदेलखंडी ही हैंगे, ठीक है। तो फिर देखें जहाँ पर रीवा पन्ना का पठार आ जाएगा, जो रीवा पन्ना का पठार है। यहीं पर कैमूर पर्वत श्रेणी हैगी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ पे हैगी, मालवा के पठार में। और कैमूर पर्वत श्रेणी कहाँ रही, रीवा पन्ना के पठार में। फिर और आगे बढ़ेंगे, रीवा पन्ना के पठार से लगा हुआ है बघेलखंड को पठार, जो कि छत्तीसगढ़ से भी लगभग क्षेत्र रहेगा, छत्तीसगढ़ में आता है कुछ। फिर देखेंगे तो यह नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र आ जाता है। यहीं पर आप देखेंगे नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में धूपगढ़ की चोटी स्थित है कुछ। फिर यहाँ देखेंगे आप, इधर देखेंगे आप, जो कि ये थोड़ा सा मैप आगे बढ़ा दें, दिखेगा नहीं तो। फिर देखेंगे यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आ जाएगी, ये पूरे दक्षिण में आ जाता है। दक्षिण में आप देखेंगे यहाँ पर बुरहानपुर दर्रा आएगा। बुरहानपुर दर्रा से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आ जाएगी, ये वाली। फिर यहाँ पर आगे देखेंगे सतपुड़ा प्रदेश है, जो पूरा सतपुड़ा प्रदेश कहलाता है। और जहाँ देखेंगे आप तो जब मैकाल पर्वत श्रेणी है, तो आप देखेंगे पूरब में मैकाल श्रेणी है, और बुरहानपुर दर्रा और सतपुड़ा श्रेणी पश्चिम में आ जाती थोड़ी से, है ना। अगर इनकी दिशा वाइज बात करें, वैसे तो हैं ये पूरे दोनों तीनों दक्षिण में ही हैं हमारे मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी। ये हो गई मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी। अब हम देखें आगे कौन सा आगा टॉपिक। ये है भैया मध्य प्रदेश को अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र अपन अगली क्लास में देखें, क्योंकि जहाँ समझ वो थोड़ा सा टफ रहेगा। आप खुद ही देख रहे हैं मैच में बहुत सी खुसर फुसर सी मचिएगी। तो जो अपन देखेंगे अगली क्लास में है। अभी हम देखते हैं मध्य प्रदेश का जलवायु प्रदेश की बात कर लेते हैं। जलवायु प्रदेश कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है ना। देखते हैं हम मध्य प्रदेश को। उत्तर का मैदान है, जो उत्तर के मैदान में कौन सी जलवायु पाई जा रही है, तो वह है महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है उत्तर के मैदान में। उत्तर के मैदान हमने देख लिया था, अभी हमने भारत जो मध्य प्रदेश को कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा था, वहाँ पर देखो तो हमने उत्तर के मैदान में अगर बात करें तो जब महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपीय जलवायु अधिक गर्मी और अधिक सर्दी पड़ती है, मतलब बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ेगी, बहुत ही कड़ाके की, मतलब बहुत ही गर्मी पड़ेगी। कड़ाके की गर्मी नहीं पड़े तो बहुत ही गर्मी पड़ेगी, दांत कँपाने वाली है ना। तो जो है मध्य प्रदेश को उत्तर का मैदान, जब बुंदेलखंड भी यहीं में आ जाता है, और इस साइड जो मंदसौर नीमच वाला रीजन वो भी यहीं आ जाता है। फिर देखें हम मालवा के पठार की बात देखें। मालवा के पठार की बात करें तो जहाँ के लोग बड़े खुश रहते हैं। अब देखो जी बड़े हंस रहे हैं, देखो ये हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे। और जहाँ देखो सूरज अलग ही चमक रहा है, वो भयंकर तरीके से गुस्सा होगा वो, है ना। तो देखो ना सम जलवायु पाई जाती है, जहाँ ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंड, है ना, मतलब सम जलवायु पाई जा रही है। तो अपन लोग खुश रहते हैं यहाँ पे, है ना। अपन यहीं आ जाते हैं मालवा के क्षेत्र में ही। तो ये है सम जलवायु वाला क्षेत्र मालवा के, आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, है ना, सम जलवायु मालवा में। फिर देखें विंध्य पहाड़ी का क्षेत्र, जहाँ के भी देख रहे हैं आप अधिक देखो जो मुस्कुरा रहा कि नहीं मुस्कुरा रहा। विंध्य पहाड़ी का क्षेत्र जहाँ देखेंगे, जहाँ भी सम जलवायु का क्षेत्र रहेगा, ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंड, ये दोनों क्षेत्र सेम हैंगे। अब जहाँ देखो, जहाँ की बात करते हैं अपन, अब नर्मदा घाटी क्षेत्र देखें। हम नर्मदा घाटी क्षेत्र को देखें, देखो सूरज अलग ही दिख रहा, गुस्सा में दिख रहा है, ऐसा लग रहा कि उतर के अपने बहुत ही मारेगा। तो जो है वो अधिक गर्मी, भयंकर बड़ी गर्मी पड़ती है, यानी सूरज गुस्सा में, तो मतलब गर्मी बहुत पड़ने वाली है, और सामान्य सी ठंड पड़ रही है ना। तो जो ये हो गए अपने जलवायु क्षेत्र हो गए।
और जो पूरा विंध्य क्षेत्र में आ जाता है, जो पूरा रीजन जो दक्षिण पूर्व में, ये पूरा विंध्य क्षेत्र को आ गया है ना। तो ये हो गया अपने जलवायु क्षेत्र के बारे में। अब और इसके बाद का है वर्षा की बात कर रहे हैं अपन। नदियाँ रह गई, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को वर्षा वितरण की बात करें अपन, तो वर्षा देख लें अपन कहाँ कहाँ वर्षा और करवा दें, फिर अपन आगे देखेंगे। तो औसत वर्षा की बात करें 75 से 100 सेंटीमीटर होती है इस रीजन में। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे तो जहाँ होता है औसत वर्षा जहाँ की कितनी है 75 से 100 सेंटीमीटर है। और फिर अपन बात करें अगर मध्य प्रदेश की, दक्षिण पूरब की बात करें, दक्षिण पूरब में तो जहाँ पर वर्षा आपको ज़्यादा दिखेगी 125 से 150 सेंटीमीटर जहाँ हो रही अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और जहाँ देखेंगे औसत है 100 से 125 सेंटीमीटर, मतलब जो रीजन में वर्षा ज़्यादा होती है ना। और यहीं पे आ जाता है पचमढ़ी, देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है। फिर अगर अपन बात करें पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिम में आप बहुत कम वर्षा होती है, पश्चिम में 50 से 75 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ मैं पश्चिम में, आप भारत को भी उठा लीजिए, भारत में भी आप देखेंगे पश्चिमी रीजन में बहुत ही कम बारिश होती है। विश्व में कहीं भी देखेंगे आप, ज़्यादातर अधिकतर देखेंगे पश्चिमी जो क्षेत्र होते हैं उनमें बारिश आपको कम ही मिलेगी। वहीं पर आपको ज़्यादा डिजर्ट देखने को मिलेंगे, मरुस्थल जिनको बोलेंगे, मरुस्थल हुआ। तो इस प्रकार से कम वर्षा वाले क्षेत्र हमें यहीं देखेंगे। और पूरब में आपको देखेंगे, दक्षिण पूरब में आप अधिक वर्षा वाले क्षेत्र देखेंगे। भारत की बात कर लीजिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र है चेरापूंजी, मौसिन राम, वहाँ पे भी आप देखेंगे अधिक वर्षा होती है। तो और ऐसे ही मध्य प्रदेश की बात करें, दक्षिण पूरब में ही आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। ठीक है। तो ये हमने देख लिया वर्षा वाला क्षेत्र, तो इतना ही रहने देते हैं। बाकी क्लास हम अगले देखेंगे क्योंकि मैप स्टडी बहुत ज़्यादा है। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम वन क्षेत्र देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग भौगोलिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है। फिर हम देखेंगे अगलो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य को पढ़ेंगे। तो बहुत सारे हैं अभी। ठीक है, अभी इतना ही काफ़ी है, नहीं घबरा जाएं आपका बहुत ज़्यादा पढ़ा था। और जो काम सुने वहाँ से निकाल लें, तो वो वालों अपने काम करना नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के साथ। जब तक रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।